प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर व्याख्यानों के इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत। आज जिस विषय पर यह चर्चा हम करेंगे उसका अभिप्राय गुप्त काल से है और गुप्त काल के प्रशासन के ऊपर मूल रूप से यह चर्चा दो खंडों में की जाएगी। पिछले व्याख्यानों में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा किया और एक ऐतिहासिक समझ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी कालखंड को, अब जैसे अब हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ब्रैकेट है वो लगभग 320 ईस्वी से लेकर आप कह सकते हैं कि 5वीं शताब्दी के मध्य तक या उसके पश्चात भी लेटर गुप्ता का जो पीरियड है लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास तक का है। और इसमें आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक समझ बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम गुप्त काल के पहले जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी के आलोक में चीज़ों का आकलन करें, उसी के संदर्भ में चीज़ों को जानने की कोशिश करें। केवल जो प्रशासनिक शब्दावली है उसकी बौछार कर कर चीज़ों को इतिहास संगत तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे। अतः इस व्याख्यान के शुरुआती दौर में मैं कोशिश करूंगा कि जो मौर्योत्तर काल की व्यवस्था है उससे भी एक तारतम्य हम बना सकें। उसी के आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि में जो गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसका विस्तार से हम चर्चा इस व्याख्यान के दूसरे खंड में करेंगे। ये गुप्तकालीन राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह एक बहुत बड़ा निर्णायक काल है। और यहाँ आप पाते हैं कि यह निर्णायक काल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास के इतिहास लेखन से परिचित हैं तो आप यह समझ पाएंगे कि मेरे कहने का अभिप्राय क्या है। जो गुप्तोत्तर काल है उसे यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड है, लगभग 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के पश्चात जो प्राचीन भारतीय व्यवस्था में परिवर्तन देखी जाती है उसे कई इतिहासकार सामंतवाद के उदय के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल एक तरीके से वह काल है जिसके पश्चात सामंतवादी व्यवस्था भी निर्णायक तरीके से भारतीय समाज में, अर्थव्यवस्था में दिखने लगी थी। और इसका भी कुछ पुट आप गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देख सकते हैं। यह कोई एकाएक कोई परिवर्तन ऐसा नहीं आया था, बल्कि कई परिपाटियों के ऊपर कई परिवर्तन और कई आकस्मिक कारण मिलकर 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास एक आमूलचूल परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में ला रहे हैं। और उसका आप परिलक्षण गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी देख सकते हैं। तो इस काल में अगर स्रोतों की बात करें तो निश्चित रूप से हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसा कोई बड़ा अच्छा स्रोत तो नहीं मिल पाता है जैसा कि हमें मौर्य काल में मिलता है, लेकिन गुप्तकालीन स्रोतों की भी कमी नहीं है, साहित्यिक स्रोतों की भी कमी नहीं है। हालांकि वो कुछ कृत्रिम लगते हैं, वो उनका स्वरूप, उनकी प्रकृति थोड़ी
कृत्रिम लगती है, क्योंकि जो एक डायनेमिज्म है, जो एक समय के साथ जो एक तारतम्य आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है मौर्यकालीन समय के साथ, वो वैसा नहीं लगता जो कि गुप्तकालीन जो साहित्यिक स्रोत हैं। हालांकि वो भी प्रशासन के ऊपर है, वो भी नीतियों के ऊपर है, जैसे नीति शास्त्र वगैरह, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अतः इतिहासकार शिलालेखों और अन्य स्रोतों पर भी काफी निर्भर करते हैं। और यहाँ आपको ध्यान होगा कि फाहियान जो एक चाइनीज ट्रैवलर थे, वो भी इसी समय भारत भ्रमण कर रहे हैं, और उनके जो अकाउंट्स हैं उस पर भी काफी इतिहासकारों की नजर रही है इस समय की एक नैरेटिव बनाने में। इसके अलावा अगर स्मृति साहित्य की बात करें तो गुप्तकालीन समय में जो बाद के स्मृति साहित्य हैं, शुरुआती दौर के नहीं परंतु बाद के जो स्मृति साहित्य हैं, वो लगभग गुप्तकालीन हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पर आप नारद स्मृति या बृहस्पति स्मृति या कात्यायन स्मृति का अवलोकन कर सकते हैं, और उसमें जिस प्रकार की बातें की गई है वह भी काफी सहायक सिद्ध होती है गुप्तकालीन व्यवस्था और प्रशासन को समझने के लिए। कमंडक का जो नीति शास्त्र है, जिसकी चर्चा मैंने पहले आपसे की, उसमें हमें नीतियों का तकनीकी पक्ष उजागर होता दिखता है, परंतु जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें भी मूलतः जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसी को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अदरवाइज जो एक आप कह सकते हैं कि समय की महक इस स्रोत में आने की बात है, तो वो थोड़ी कम आती है, क्योंकि एक फॉर्म है, एक फॉर्मेट है, और जो कंटेंट है, सब्सटेंस है, वो ऑलरेडी एक समय लिखा जा चुका है और वो संभवतः आइकॉनिक प्रोपोर्शन का हो चुका था। तो बाद के टेक्स्ट्स में उसका आप देखते हैं कि वो उसकी छाया आपको बाद के टेक्स्ट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर पुराणों की बात करें तो शुरुआती दौर के पुराण, ध्यान रहे कि पुराणों के लिखने का समय भी मोटे तौर पर यही समय रहा होगा, गुप्तकालीन समय रहा होगा। और शुरू के जितने पुराण हैं, चाहे वो वायु पुराण हो, ब्रह्मांड पुराण हो, विष्णु पुराण हो, इन सभी की रचनाओं में जो वर्णन है उसे भी गुप्तकाल के समकालीन माना जाता है। हालांकि इतिहासकारों में पुराणों की जो डेट्स हैं उसके ऊपर कई विवाद भी हैं, कई लोग इसे पहले का मानते हैं, परंतु अगर मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा की इतिहास है उसकी बात करें तो आप वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण वगैरह को इस गुप्त काल के समकालीन मान सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य साहित्यिक स्रोत हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन से जुड़े कई साहित्यिक स्रोत हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फाहियान भी इसी समय, गुप्तकाल के ही समय में भारत भ्रमण कर रहे हैं। उनकी जो ट्रैवलॉग है या उनके द्वारा जो लिखा गया है उसमें जो आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो एक काफ़ी सुनहरा विवरण देखने को मिलता है, वो इस समय की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसको दर्शाता है। पाटलिपुत्र के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन आपको फाहियान में मिलता है। वही आप देखेंगे कि आगे जाकर ह्वेनसांग जब 200-300 वर्षों के बाद भारत भ्रमण करने आए हैं तो उनका विवरण फाहियान के विवरण से थोड़ा अलग है, और उस तरीके से जिस तरीके से फाहियान बढ़ चढ़कर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अलग अलग शहरों के काफ़ी उत्कृष्ट होने की बात करते हैं, वैसा वहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से यह अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी उत्कृष्ट समय रहा होगा। मौर्य काल की तुलना में मोटे तौर पर ये सारे स्रोत जिसकी चर्चा हम लोगों ने की वो थोड़े पारंपरिक प्रतीत होते हैं।
और यहाँ पारंपरिक कहने का अभिप्राय है उनके कन्वेंशनल होने का, यानी जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो एक समय, जिस समय में कोई परिवर्तन होता रहता है और उसका परिलक्षण अगर आपको समकालीन साहित्य में दिखता है तो उसमें एक अलग तरह की फ्रेशनेस होती है, जबकि गुप्त काल के साहित्यिक स्रोतों में वो लिखी बहुत अच्छे तरीके से गई है, परंतु कन्वेंशन ऑलरेडी सेट हो चुका था इस प्रकार के साहित्यिक वर्णन का, और उसी आलोक में ये ज्यादातर स्रोत हमें लिखे हुए मिलते हैं। जैसा कि नीति शास्त्र में भी मैंने आपको बताया कि वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र काफी ज्यादा उत्प्रेरित दिखता है। वैसे ही अगर स्मृतियों की बात करें तो कात्यायन या अन्य स्मृतियां अगर आप इस समय जो कि गुप्तकालीन हैं, पूर्व के मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से काफी प्रभावित लगते हैं। अब मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य गुप्त काल के पहले के लिखे हुए स्मृति लिटरेचर हैं। अतः जो अभिलेखों में वर्णित घटनाएं हैं या डिटेल्स हैं, उस पर भी इतिहासकारों का अच्छा खासा डिपेंडेंस होता है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए और उसके डिटेल्स को नैरेटिव में पिरोने के लिए। और ऐसा भी दिखता है कि कई बार कई प्रशासनिक डिटेल्स अभिलेखों में तो हैं पर समकालीन साहित्य में उसका वर्णन नहीं मिलता है। वैसे ही उसका जो अपोजिट है वो भी सही है कि कई बार साहित्यिक स्रोतों में कई पोस्ट या पोजीशंस की चर्चा की गई है जिसका सीधा अभिप्राय प्रशासन से है, प्रशासनिक व्यवस्था से है या न्याय संबंधी व्यवस्था से है, अधिकारियों के नामों का है, अधिकारियों के पदों के नामों का है, परंतु उसका उल्लेख हमें अभिलेखों में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की विसंगतियां भी नजर आती हैं अगर आप पूरे साहित्यिक और पुरातात्विक या अभिलेखों के तौर पर उपलब्ध स्रोतों का अध्ययन करें। अब जैसे उदाहरण के तौर पर विनय स्थिति स्थापक, यह एक पोजीशन है, यह एक प्रशासनिक पोजीशन है जिसका संबंध न्याय व्यवस्था से रहा होगा। उसका उल्लेख हमें वैशाली के एक सील में तो मिलता है, परंतु साहित्यिक स्रोतों में इसका हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वैसे ही कई अन्य न्याय संबंधी अधिकारियों और संस्थाओं का और विधि से जुड़े संस्थाओं का हमें साहित्यिक स्रोत में उल्लेख मिलता है, परंतु अभिलेखों में उनका उल्लेख नहीं मिल पाता। तो यहाँ आप अगर स्रोतों से इतर अगर हम आगे बात करें कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था या न्याय संबंधी व्यवस्था कैसी रही होगी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मौर्योत्तर काल में जो व्यवस्था थी उसी के आलोक में हम चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और उसमें अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है या कोई डिलीशन हो रहा है या कोई टर्न अराउंड हो रहा है तो वो काफ़ी अपने आप को एक नई ट्रेंड की तरफ संभवतः अंकित करेगा। और अगर वैसा नहीं है तो फिर हम उसे एक निरंतरता के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। परंतु अगर मोटे तौर पर देखें तो गुप्त काल में हमें दोनों का अच्छा समावेश मिलता है, यानी चेंज का भी, मौर्योत्तर काल की व्यवस्था से चेंज का भी, और काफी हद तक उस व्यवस्था की निरंतरता का भी। तो कोई ड्रास्टिक ब्रेक, कोई डेलिबरेट ड्रास्टिक ब्रेक हमें देखने को नहीं मिलता, परंतु समाज और अर्थव्यवस्था में आ रहे आमूल चूल परिवर्तन या रेवेन्यू सिस्टम में कुछ जो स्क्वीज जिसे कहते हैं, रेवेन्यू स्क्वीज अगर हो रहा है तो उससे उबरने के लिए जो प्रशासनिक तरीके अपनाए जाते हैं उसका कुछ न कुछ उसकी प्रतिछाया हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है और उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे।
तो अगर मौर्योत्तर काल की बात करें तो हम लोग पहले यह चर्चा कर चुके हैं कि मौर्योत्तर काल में भारतीय भूगोल के कई अन्य भागों में, जहां जो मौर्योत्तर काल का आप कह सकते हैं कि जो कोर एरिया रहा मौर्यों का, उत्तर भारत में जो गैंजेटिक प्लेन है और मिडिल गैंजेटिक प्लेन है, वहाँ जो व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था की और समाज की, वो प्रसारित होता जा रहा है डेक्कन में, दक्षिण भारत में और भारत के पूर्वी इलाकों में भी। और जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे जाति आइडियोलॉजी है, जाति एज एन इंस्टीट्यूशन है एक संस्था के तौर पर, तो इसका विस्तार अन्य भागों में भी हो रहा है। जहां जहां सघन खेती शुरू हो रही है, जहां जहां राज्य व्यवस्था का उदय हो रहा है, वहां वो सारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और अर्थव्यवस्था संबंधित, व्यापार संबंधित, कारीगरी संबंधित जो संस्थाएं हैं, उसका विस्तार, उसका संक्रमण दक्कन में या पूर्वोत्तर इलाके में या दक्षिण के इलाकों में भी होता जा रहा है। और यही एक भूमिका रही होगी मौर्य काल की पूरे भारत में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को प्रसारित करने की। साथ साथ हम पाते हैं कि जो मटेरियल कल्चर है, जो भौतिक अवस्था है, जो भौतिक संस्कृति है, उसका भी प्रसार हो रहा है। जैसे मौर्य काल में आप पाते हैं कि NBPW वेयर है, जो कि शुरुआती दौर में केवल उत्तर भारत में सीमित था, मिडिल गैंजेटिक प्लेन में, उसका प्रसार अब दक्षिण भारत या दक्कन में भी हो रहा है, तटीय इलाकों में भी हो रहा है। जो मूवमेंट है मॉन्क्स का, मर्चेंट्स का, मोनार्क का, उसके साथ साथ भौतिक संस्कृति भी संक्रमित हो रही है। संस्थाएं भी, संस्था संबंधी जानकारी या कृषि संबंधी जानकारी भी संक्रमित हो रही है। और ऐसे में अगर हम न्याय की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें या प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, तो जाति व्यवस्था की अगर समझ हम लोगों में है, तो हम पाते हैं कि जाति व्यवस्था में न्याय और कई जो सिविल रेगुलेशन है बिहेवियर का, वो काफी अंतर्निहित है इस व्यवस्था में। तो काफी हद तक जो राजा था, अगर उसके राजकाल में या उसके टेरिटरी में जाति व्यवस्था काबिज हो चुकी है, तो समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़े जो भी उसके मैनेजमेंट हैं या जो भी उसकी रेगुलेशंस हैं या एक ऑर्डर आप कह सकते हैं जो बनाने का दायित्व राजाओं के ऊपर होता था, वो खुद ब खुद वो स्वचालित हो जाता था। तो जाति व्यवस्था के संक्रमित हो जाने के कारण आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के कई न्यायिक या सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्था का निपटारा काफी हद तक खुद ब खुद हो जाता था, क्योंकि उसमें ये बातें अंतर्निहित है। परंतु इसके अलावा जो नए ट्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण रहे सातवाहनों के समय, मौर्योत्तर काल में, वो भूमि अनुदान का है। और कैसे भूमि अनुदान के साथ जो इम्यूनिटी दिया जाता था डोनीज को, डोनर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस के अगेंस्ट या रेवेन्यू ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट, तो उसका भी एक प्रतिफल आपको गुप्त काल में दिखता है। क्योंकि वैसे अनुदान में दिए गए क्षेत्र जो कि अब गुप्त काल में वो एक मान लीजिए भरा पूरा खेतीहर कोई इलाका है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ चूंकि जो डोनी है उसे यह आप कह सकते हैं एक राइट दिया गया था कि वो अपने तरीके से वहाँ अपनी व्यवस्था शुरू कर सके। तो एक तरह से आप देखते हैं कि राजा को इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो कई इतिहासकार इसे ऑटोनोमस विलेज, ऑटोनोमसली गवर्नड विलेज
के तौर पर भी देखते हैं। और ऐसी एक मान्यता बनी कि राजा का बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है और सारी व्यवस्थाएं खुद ब खुद लोकल स्तर पर उसका संचालन कर दिया जाता है। वैसे ही मौर्योत्तर काल में श्रेणियां काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ट्रेड गिल्ड्स या आर्टिजनल गिल्ड्स जिसे हम मानते हैं, खासकर नगरों में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या इसके अलावा जो कारीगर होते थे या जो व्यापारी होते थे, उनकी श्रेणियां होती थी। वो पारंपरिक एक संस्था है यह, परंतु श्रेणियों के क्रियाकलाप में भी राजाओं का राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता था और श्रेणियों के ऊपर यह दायित्व होता था, जो भी हेड होते थे श्रेणियों के, उनके ऊपर यह दायित्व होता था कि अपने श्रेणी के लोगों की जो आर्थिक और सामाजिक हितों का भी वो ख्याल रखें, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होने दें। और इस प्रकार से जो एक सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट के तौर पर, इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट के तौर पर काफी हद तक ये काबिज थे। तो आप यहां देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे इनक्लेव्स विद इन एन एम्पायर, विद इन अ स्टेट, गुप्त काल में जो एक डोमिनेंट छवि है गुप्त काल की कि वो काफी विस्तृत एक साम्राज्य था, परंतु कई आप कह सकते हैं ऑटोनोमस या ऑटोनोमसली गवर्नड, सेल्फ गवर्नड इनक्लेव्स भूमि अनुदान के तौर पर या श्रेणियों के तौर पर हमें यहां देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से जो गुप्त काल का प्रशासन होगा, गुप्त काल की व्यवस्था होगी प्रशासनिक, वो मौर्य काल के प्रशासन से भिन्न होगी और वही स्थिति हमें देखने को मिलता है। हो सकता है कि जो पद है, प्रशासनिक पद है, उसका नाम वही हो, परंतु अगर आप सही क्रियाकलाप देखें गुप्त काल की तो वो थोड़ी भिन्न थी, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं और ऐसा माना जाता है कि व्यवस्था अवस्था के अनुरूप होता है। तो यहां अवस्था थोड़ी बदली हुई है और जब तक हम मौर्य और मौर्योत्तर काल में ये जो ट्रेजेक्टरीज डेवलप हुई जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, चाहे वो लैंड ग्रांट्स हो, चाहे वो अलग अलग इलाके में काबिज कई ट्रेड गिल्ड्स हों या शहरों में खासकर कर ज़्यादा उनकी उपस्थिति होती थी, तो ये सभी आप कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इनक्लेव्स के तौर पर काफी हद तक काबिज हो चुके थे और इनकी चिंता बहुत ज्यादा राजव्यवस्था को करने की जरूरत नहीं थी। मौर्योत्तर काल में कुषाणों और सातवाहनों को छोड़कर बाकी जितने राज्य हैं वो काफी छोटे छोटे थे, अतः छोटे छोटे राजाओं के साथ एक फ्यूडेटरी रिलेशन where the smaller kings paid homage and tribute and rendered military service to the paramount power, तो ये एक टेंडेंसी बन चुकी थी। तो आप कह सकते हैं कि एक जो फ्यूडलाइजेशन है या एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्लेवर है वो मौर्य काल से थोड़ा अलग था, क्योंकि सातवाहन और कुषाणों के शासनकाल में इस प्रकार की व्यवस्था छोटे छोटे जो राज्य थे वो बड़े राज्यों के आप कह सकते हैं कि अधीन कुछ न कुछ काम कर रहे थे। जो एक इंटेंस फ्यूडल रिलेशनशिप है वो तो बाद में डेवलप होता है, परंतु उसका एक फ्लेवर आपको इस समय मिल रहा है ऐतिहासिक कारणों से। अब जैसे जो सातवाहनों के समय में एक बड़े प्रशासन को छोटे छोटे प्रशासनिक यूनिट में, जिसे प्रोविंशियल यूनिट आप मान सकते हैं, अहर उसका नाम होता था, तो अहर की संज्ञा दी जाती थी। मौर्यों के अनुरूप सातवाहनों में भी यह निरंतरता आप देखते हैं, परंतु इस काल में, मौर्योत्तर काल में, यही जो गवर्नेंस का यूनिट है उसको थोड़ा मिलिटराइज होता हम देख पाते हैं, क्योंकि अहर को महासेनापति के अंदर और ग्रामों को गौलमिक के अंदर लाने की कोशिश आप मौर्योत्तर काल में देख सकते हैं। और यह टेंडेंसी जो है वो गुप्त काल में भी आपको देखने को मिलता है। राजा का दैवत्व स्वरूप, द डिवाइन
फेस ऑफ द किंग या डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप, वह भी कुषाणों के समय में काफी व्याप्त था। और एक कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र भी मानते थे। देवताओं के नाम पर सिक्के भी निर्गत किए जाते थे। एक सातवाहन किंग भी, उसे भी देवता के स्वरूप उनका प्रस्तुतिकरण अभिलेखों में किया गया है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके आलोक में हम गुप्त काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था जन्म ले रही थी या व्याप्त थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसकी चर्चा हम लोग इस व्याख्यान के अगले हिस्से में करेंगे। धन्यवाद।